ठीक है। So in the previous class we were discussing about all these three things. हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पे बात की थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका काम होता है हार्डवेयर को गाइड करना, चलाना। हार्डवेयर को चलाने के लिए उसके ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें साउंड, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और ग्राफिक कार्ड्स की एक एग्जांपल है कि ये तमाम ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमने देखा था कि जब कोई भी सिस्टम को स्विच ऑन किया जाता है तो वो सबसे पहले सिग्नल भेजता है बायोस को। बायोस में बूटी स्टेप प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाता है। लोड करा के वो उसे रैम के अंदर रखता है और जहां से लोड करवाता है वो होता है हार्ड डिस्क या एसएसडी। फिर हमने स्केजुलिंग के ऊपर बात की थी, या इफेक्टिवली रिसोर्स को मैनेज करने पे बात की थी हमने। तो उसमें ऐसा होता है कि सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उससे कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस की स्पीड कम होती है। तो इसलिए हमें अफेक्टिवली जो है वो टाइम अफेक्टिवली सीपीयू को मैनेज करना होता है कि जो सीपीयू की रिसोर्सेज हैं वो अफेक्टिवली मैनेज हो सके। रिसोर्स मैनेजमेंट सीपीयू की होती है, मेमोरी की होती है, इनपुट आउटपुट सिस्टम की होती है। फिर हमने देखा था कि एक डीएमए कंट्रोलर होता है जो हार्डवेयर क्या करता है, इट अलाउज द हार्डवेयर टू एक्सेस मेन मेमोरी इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू। मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेता है डीएमए बजाय सीपीयू को बीच में इन्वॉल्व करने के। तो डीएमए इनिशिएट करता है डाटा ट्रांसफर को और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जरिए डाटा ट्रांसफर कर देता है, और बाकी सीपीयू जो है वो अपने काम जो भी उसको होते हैं वो कर रहा होता है। तो एक दफा जब डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक इंटरप्ट सिग्नल दे दिया जाता है सीपीयू को डीएमए की तरफ से कि हाँ जी, डाटा ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंटरप्ट के बारे में पढ़ा था कि इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल है जो कोई भी डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को भेजती है ताकि माइक्रो प्रोसेसर रुक कर उस डिवाइस की बात सुने या उस सिग्नल को सुने जो उस डिवाइस ने भेजा है। कर्नल हमने देखा था, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सेंट्रली मैनेज करता है, इज अ सेंट्रल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मेमोरी के दरमियान ये कम्युनिकेशन का काम करता है सेंट्रल में रह के। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी की मैनेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग भी यही देखता है। और फाइल जो है इनपुट आउटपुट फाइल कम्युनिकेशंस ये भी कर्नल देख रहा होता है। मल्टीटास्किंग में कंप्यूटर एक से ज़्यादा टास्क एक वक्त में परफॉर्म करता है, और मल्टीटास्किंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्केजुलिंग। कि अगर आपकी स्केजुलिंग सही होगी, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर हम एक बिल्डिंग के अंदर तीन डिफरेंट बिजनेस चला रहे हैं तो वो हम अफेक्टिवली चला सकते हैं, क्योंकि बिजनेस अगर एक सुबह से लेकर, एक एग्जांपल हमने स्कूल वाले डिस्कस की थी कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का इफेक्टिव यूज उस वक्त हो सकता है कि उस बिल्डिंग में सुबह में ऑफिस चलाया जाए, शाम में कोचिंग चलाया जाए और रात में कॉल सेंटर चलाया जाए, तो अफेक्टिवली जो है हम रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में भी हम इफेक्टिवली रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, वो फिर हम मल्टीटास्किंग के जरिए कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग जो होता है वो इंश्योर करता है कि कंप्यूटर का बेस्ट अवेलेबल टाइम जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। फिर हमने स्केजुलिंग पे देखा था, स्केजुलिंग भी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के नाम से स्केजुलिंग आती है। प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग के अंदर जो रिसोर्सेज होती हैं वो एलोकेट की जाती हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, और उसके अंदर प्रोसेस इंटरप्ट हो सकता है प्रिमिटिव में, और ये फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ स्केजुलिंग होती है। नॉन प्रिमिटिव ऑन द अदर साइड इसके वाइस वर्सा होती है कि अगर आपने एलोकेट कर दिया है किसी प्रोसेस को, ठीक है, टाइम एलोकेट कर दिया है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता या उसका बर्स्ट टाइम जितने टाइम में उसको मुकम्मल होना है वो नहीं आ जाता, तब तक आपका प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस वेट करता रहेगा। इस वाले में प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं किया जा सकता, एक बार प्रोसेस चल गया तो जब तक वो मुकम्मल नहीं होता या फिर वो वेटिंग स्टेट पे नहीं जाता तब तक आप आगे कोई काम नहीं कर सकते। और ये वाला फ्लेक्सिबल के मुकाबले में रिजिड फॉर्म ऑफ स्केजुलिंग होता है। ये तमाम बातें हैं जो हमने लास्ट क्लास में सारी की थी। अब हम आते हैं टू द न्यू टॉपिक जो हमने बात करनी थी। याद है आप लोगों को क्या बताया था मैंने कि आज हम कहाँ से शुरू करेंगे?
व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे आज की क्लास का, क्या बताया था? कैन यू सी द अदर स्क्रीन? हमने जी सर। यहाँ तक यस सर। ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पे मुकम्मल कर लिया था। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लो लेवल स्केजुलिंग। अब इससे मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, ये हमारा टॉपिक है अबाउट द लो लेवल स्केजुलिंग। और ये स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास चार तरह के, और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि वो चार तरह के स्केजुलिंग एल्गोरिथम किस तरह से काम करते हैं। जब हम स्केजुल करते हैं किसी भी प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस स्केजुल होने के बाद चलता कैसे है। तो यहाँ से हम देखते हैं, दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज क्लास। क्लियर है? स्क्रीन पे सामने चीजें आ रही हैं। यस तो सर। अब लो लेवल स्केजुलिंग में होता क्या है? लो लेवल स्केजुलिंग का मतलब ये होता है कि अब कौन सा वाला प्रोसेस जो है वो उसे सीपीयू का टाइम मिलेगा। तो इट डिसाइड्स विच प्रोसेस शुड नेक्स्ट गेट द यूज ऑफ सीपीयू टाइम फॉलोइंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि भाई ठीक है, अब कौन सा वाला प्रोसेस है जो रेडी स्टेट में आने के लिए तैयार है, और फिर रेडी से उसको रनिंग स्टेट में डाला जाए। तो ऐसी मिसाल है जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े होते हो, तो जब येलो साइन नजर आता है तो वो आपका होता है रेडी स्टेट, और ग्रीन होता है तो वो आपकी रनिंग स्टेट होती है, और अगर रेड होता है तो वो आपकी ब्लॉक्ड स्टेट होती है। तो हम प्रोसेस की स्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लो लेवल स्केजुलिंग का मतलब है कि बिहाइंड द, ये कह सकते हो, एक तो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो हमें सामने नजर आता है, बट बिहाइंड द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पीछे जो प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करना शुरू करता है, तो प्रोसेसेस को पहले ही से रेडी स्टेट में रहना पड़ता है, ताकि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉल आए तो वो रनिंग स्टेट में जा सके। अब आगे बात करता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रिस्पांस टाइम एक्सेप्टेबल हो, यानी फौरन से ही आपके पास रेडी से रनिंग स्टेट के अंदर कोई भी प्रोसेस चला जाए। अब कहता है कि in the case, for example, low level scheduling resolves situation in which there are conflict between two processes requiring the same resource। तो scheduling में जाहिर है ऐसा ही है कि अगर आपको लेट सपोज आप कोई जगह बुक करते हो, लेट सपोज आप कोई स्पोर्ट्स एरिना बुक करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि अचानक आप वहां पहुंचो उस एरिना पे, और आप कहोगे मुझे 6 से लेकर 7 तक ये वाला स्पोर्ट्स एरिना चाहिए अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। आप उसकी बुकिंग कराने पहुंचते हो, एग्जैक्टली उसी सेम टाइम पे एक शख्स और पहुंच जाता है, वो भी कहता है मुझे 6 से लेकर 7 तक चाहिए। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि हम देखते हैं वहाँ पे प्रायोरिटीज़ क्या है, ठीक है ना, वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखा जाता है कि जो यहाँ पे आगे उसने बात की थी कि जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं ना कि प्रोसेस को स्केड्यूल करते हैं, तो प्रोसेस को स्केड्यूल करते हुए हम देखते हैं कि यार ये जो प्रोसेस है, क्या ये बैच फॉर्म में है? ये जो प्रोसेस आ रहा है बैच है, बैच का मतलब क्या एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे? क्या ये कोई ऑनलाइन प्रोसेस है या फिर कोई रियल टाइम प्रोसेस है? तो प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है इसी तरह से, बैच, ऑनलाइन या रियल टाइम। तो अब ऐसा ही है कि जब लो लेवल स्केजुलिंग हो रही है, तो उसकी एग्जांपल में कहता है कि सपोज टू एप्स नीड टू यूज अ प्रिंटर, the scheduler will use interrupt, buffer and queues to ensure only one process gets printer access। अब अगर दो apps हैं और वो आपके पास मोबाइल प्रिंटर की ऐप है, आप अपने मोबाइल फोन से प्रिंट दे सकते हो, और आपके भाई जो हैं वो लैपटॉप से प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों की ही रिक्वेस्ट एक साथ जनरेट हो जाए, तो एक साथ प्रिंट तो निकल नहीं सकता, ठीक है। तो फिर वहां पर उसको ये देखना होता है कि प्रायोरिटी क्या है। अब प्रायोरिटी में आपको क्या लगता है कि अगर कोई दो एप्स एक साथ रिसोर्स मांग रही हैं, तो आप किस बेस पे उसको प्रायोरिटी दोगे, ये बताओ। यहाँ से असल पॉइंट शुरू होता है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि आपसे दो एप्स आपसे रिसोर्स मांग रही हैं, तो आप किस बेस के ऊपर एप्स को इंटरटेन करोगे या रिस्पॉन्स करोगे? क्या चीज हो सकती है? सर के क्या कहते हैं जिसका टास्क यानी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट हो कह दें।
वेरी गुड। ठीक है ना, तो अब आप उसके अंदर देख सकते हो कि यार जो प्रायोरिटी वाइज अगर हम कह सकते हैं कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, ऐसे ही कहना चाह रहे हो कि हाई प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। यस चलो सर। एक पॉइंट ले लेते हैं, वेरी गुड हमजा। दूसरा पॉइंट और बताओ, क्योंकि उसके अंदर दो से तीन बातें हैं कि भाई प्रायोरिटी हाई किसकी है, हम उसको दे सकते हैं। कि आपके भाई ने आपसे कहा कि यार मुझे असाइनमेंट भेजना है और फॉरेन भेजना है, तो मुझे जरा दे दो। तुमने कहा हाँ मुझे 2 घंटे बाद भेजना है, आप पहले ले लो। तो प्रायोरिटी के ऊपर बात होती है कि हाई प्रायोरिटी को आप दोगे। और बताओ, और उसके अलावा क्या हो सकता है, सारिम और जुहेर बताओ। फर्स्ट सर इन, टाइम बिल्कुल सही स्लाइस। कहा। आप बताओ, जुहेर आप बताओ। टाइम स्लाइस टाइम स्लाइस, टाइम स्लाइस का मतलब? मतलब उसके पास कितना टाइम है एलोकेटेड ये कंप्लीट करने का प्रोसेस। मतलब ऐसे भी बोल सकते हो यार 15 मिनट तुम कर लो, 15 मिनट मैं कर लेता हूँ। दस हाँ। मिनट तुम कर लो, 10 मिनट मैं कर लेता हूँ। ये भी सही बता रहे हो, वेरी नाइस। जिसका भी शॉर्टेस्ट मतलब होएगा वो पहले कर लेता हूँ। वेरी गुड, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। देखो ये सारी बातें आप लोगों ने बतानी थी। तो एक तो जैसे सारिम ने बताया कि फर्स्ट इन, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रायोरिटी उसको दी जाए जो पहले आया है, चाहे मिली सेकंड के फर्क से आया हो, बट आया तो है ना। तो प्रायोरिटी हाई हो तब दी जाएगी। फर्स्ट इन हो तो दी जाएगी, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो हम उसी की अगर हम बात करें तो, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। तो अब मैंने कहा ना कि आपको स्पोर्ट्स एरिना में क्रिकेट खेलनी है और आप वहां पहुंच गए 2 लोग। तो अब ऐसा है कि वो आप कहोगे यार मुझे 6 से 7 चाहिए, दूसरा भी बोलेगा 6 से 7 चाहिए, यानी अभी अभी चाहिए, लेट सपोज। तो अब आप बोलोगे यार ये जो जो ए आया है ना, बंदा नंबर ए, ये पहले आया है, तो मैं इसको देता हूँ, चाहे ये आपसे 1 सेकंड पहले ही क्यों ना आया हो, 2 सेकंड पहले ही क्यों ना आया हो। यानी जिस बंदे ने पहले ये सवाल पूछा था कि हाँ भाई मुझे 6 से 7 स्पोर्ट्स एरिना चाहिए, फिर दूसरा ने लिखा मुझे भी चाहिए, तो जिसने पहले पूछा है पहले आप उसको दे दोगे। अच्छा, दूसरा वाला ये कहता है कि यार मुझे ना जरा आधे घंटे के लिए चाहिए बस, ठीक है, आधे घंटे के लिए दे दो मुझे। और बी कहता है मुझे 1.5 घंटे के लिए चाहिए, तो आप बोलोगे यार इसको दे दो, ये आधे घंटे के लिए चाहिए, ये आधा घंटा खेल के चला जाएगा, आप फिर 1.5 घंटा खेल लेना। दिस इज व्हाट कॉल्ड द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है। प्रायोरिटी हाई की अगर हम बात करें, तो प्रायोरिटी हाई पे आप ये कह सकते हो कि यार वो जो मेरे दोस्त आ रहे हैं बहुत दूर से आ रहे हैं, और उनको ना 6 से 7 खेल के वापस 8 बजे पहुंच जाना है, तो अब आप रिक्वेस्ट करोगे यार इनकी प्रायोरिटी थोड़ी हाई है कि इनको ना वापस इनकी फ्लाइट है, इनको जाना है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी हाई की बात आ गई। दूसरे से आप पूछोगे तो दूसरा बोलेगा हाँ यार हमें मसला नहीं है, हम 6 से 7 के बाद 7 से 8 भी खेल सकते हैं, लेट्स सपोज। सो देयर आर दीज टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं पेपर चेक करता हूँ, तो मेरे पास जो है कोई स्कूल या कॉलेज कहता है कि सर वो हमें थोड़ा जल्दी रिजल्ट अनाउंस करना है बच्चों के लिए। तो अब इवन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कुछ सेट्स पहले के पड़े हों, बट मुझे उन सेट्स को रोक के जिसने मुझसे रिक्वेस्ट पहले की है कि आप सेट चेक कर दें उनको, मैं पहले प्रायोरिटाइज करूंगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं कहूंगा नहीं, मेरे पास जो सेट पहले आया है, जो पेपर 5 तारीख को हुआ था वो मैं पहले चेक करूंगा, जो पेपर 7 तारीख को हुआ था उसे मैं बाद में चेक करूंगा। दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिनारियो। और एक होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मेरे पास 5 तारीख को जो पेपर हुआ, 5 को जो पेपर हुआ, उसमें मेरे पास 20 कॉपीज थी। बस 7 तारीख को जो पेपर हुआ, 8 कॉपीज थी। तो अब मैं वहां पर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देखूंगा, यार हाँ 8 कॉपीज नहीं, मैं जरा जल्दी करके दे देता हूँ, ये पहले निपटा देता हूँ। सो दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ scheduling algorithms we are going to discuss, and these are the different scenarios which we have discussed so far. तो अब हम आते हैं प्रोसेस स्केजुलर की तरफ आते हैं। तो प्रोसेस स्केजुलर कहता है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी डिपेंड करती है कि प्रोसेस किस तरह का है। क्या जो प्रोसेस आ रहा है बैच में आ रहा है। बैच में ऐसा हो सकता है कि तुमने प्रिंटिंग दे दी, और जैसे बैच प्रोसेसिंग की एग्जांपल होती है कि जो बिजली के बिल हैं प्रिंट होके आते हैं, बिजली गैस पानी के बिल प्रिंट होके आते हैं। तो ये बैच प्रोसेसिंग होती है कि रोजाना एक बिल नहीं निकाला जाता। अब महीने की 30 तारीख मुकम्मल होने के बाद पूरे किसी अपार्टमेंट किसी एरिया के बिल्स निकाले जाते हैं, तो ये बैच प्रोसेसिंग होती है। बैच प्रोसेसिंग के अंदर कई सारे प्रोसेसेस एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं। फिर आपके पास कोई ऑनलाइन रिक्वेस्ट आई है, तो समटाइम्स ऑनलाइन रिक्वेस्ट को आप चलो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट का मतलब है कि फूड पांडा से ऑर्डर आया रेस्टोरेंट को, ठीक है। और रियल टाइम प्रोसेस का मतलब है लाइव बंदा खड़ा हुआ है फूड डिलीवरी लेने के लिए। और बैच प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आपने किसी रेस्टोरेंट को खाना डिलीवर, किसी ऑफिस को खाना डिलीवर करना है, तो वो बैच प्रोसेसिंग है। वहां आपने 50 डब्बे आपने किसी सैंडविच के भेजने हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी आया हुआ है आपके पास जिसमें आपने सैंडविच डिलीवर करना है, और रियल टाइम प्रोसेस भी आया हुआ है जिसके अंदर आपके रेस्टोरेंट पे ही बंदा खड़ा हुआ है। तो प्रायोरिटी अमूमन
दी जाती है जैसे रियल टाइम वाले पे कि भाई अभी के अभी यहाँ बंदा खड़ा हुआ है, पहले इसको आप दे दो सैंडविच, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डिपेंड करता है कि ऑनलाइन और बैच में से ऑर्डर किसके ज्यादा है। अगर ऑनलाइन का ऑर्डर 2 या 3 सैंडविचेस का है तो आप उनको दे के फ्री करोगे, और उसके बाद बैच वाले वो हैं जिनके 100 सैंडविचेस का ऑर्डर है, फिर आप उसको दोगे। तो प्रोसेस की प्रायोरिटी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब यहाँ हमारी एग्जाम्पल जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ये है कि जो प्रोसेस होता है वो या तो सीपीयू बाउंड होता है या फिर इनपुट आउटपुट बाउंड होता है। दो तरह से होता है, या तो सीपीयू बाउंड या तो इनपुट आउटपुट बाउंड। कैसे? सीपीयू बाउंड वो वाला प्रोसेस है जिसमें अगर आप फैक्टोरियल निकालते हो 10,000 का, 10,000 का जो फैक्टोरियल निकालोगे वो टाइम लेगा। उसकी क्या वजह है कि नॉर्मली आपने देखा है कि अगर आप 5 का फैक्टोरियल लेते हो तो 5 के फैक्टोरियल का मतलब है कि आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 के फैक्टोरियल से, फिर मल्टीप्लाई कराना है 5 इंटू 4 इंटू 3 के फैक्टोरियल से। ये बात समझ पा रहे हो मेरी? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ये होता है कि आपको हर नंबर को उससे एक कम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जब तक कि आखिर में 1 ना आ जाए। डू यू रिमेम्बर दैट पार्ट? यस तो अब सर। जी इसमें सर। इसमें स्टेप्स तो यही होते हैं ना। स्टेप्स पता है इसके ये वाले होते हैं, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये बड़े लंबे स्टेप्स होते हैं इसके। बज़ाहिर तो हम छोटे से कर लेते हैं लेकिन कंप्यूटर इसको बहुत तेजी से प्रोसेस करते हैं तो हमें पता नहीं चलता। वरना ये जो मैं लिख रहा हूँ ना 5 4 3, फिर 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर ये स्टेप करेगा, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल होगा। तो ये इस तरह से प्रोसेस करता है। अब अगर 5 के फैक्टोरियल को करने के लिए मुझे 5 स्टेप्स लग रहे हैं तो 10,000 के फैक्टोरियल को करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो वो यही बात कह रहा है कि अगर आप 10,000 का फैक्टोरियल लेते हो तो फिर आपको एक लॉन्गर सीपीयू साइकिल की जरूरत होगी, और इनपुट आउटपुट साइकिल शॉर्ट होगी। क्योंकि इनपुट आउटपुट साइकिल क्या है, इनपुट में तो सिर्फ आपने यही एक 10,000 डालना है और आउटपुट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 10,000 का अगर आप फैक्टोरियल निकालो तो कितना बनेगा, लेट मी चेक। तो इनपुट आउटपुट साइकिल के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजें देनी है, कि एक तो इनपुट करोगे 10,000 और आउटपुट में उस 10,000 का फैक्टोरियल निकल आएगा। तो वो जो फैक्टोरियल निकल आएगा वो है तकरीबन 2.846 इंटू 10 की पावर 35659। तो आउटपुट ये आ जाएगा इसका, ठीक है। तो खैर, यहाँ पे बात समझ में आती है कि प्रोसेस जो है सीपीयू बाउंड है या फिर इनपुट बाउंड। सीपीयू बाउंड की एग्जांपल दे दी मैंने तुम्हें। अब अगर हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड की, तो कहता है प्रिंटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट वुड रिक्वायर्ड शॉर्ट सीपीयू साइकिल बट वेरी लॉन्ग आईओ साइकिल। कैसे? कि अब उसमें इनपुट आप दिए जा रहे हो, सीपीयू तो फट करके प्रिंट करेगा ना। आपने 5 पेपर का प्रिंट भेज 5 पेजेस का प्रिंट भेजा, तो 5 पेजेस का प्रिंट निकालने के लिए सीपीयू को कोई लंबा चौड़ा काम थोड़ी करना है। 5 पेजेस का प्रिंट है, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। तो प्रिंटर इज एन आउटपुट इनपुट आउटपुट साइकिल। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट साइकिल लॉन्ग है। 5 पेजेस को प्रिंट होने में टाइम लगते हैं बट 5 पेजेस को सीपीयू से प्रिंटर पे भेजने का टाइम नहीं लगता। क्या ये बात मानते हो? भाई अगर मैं 5 पेजेस भेजता हूँ या 100 पेजेस भी भेजता हूँ, तो उन 100 पेजेस को भेजने के लिए मुझे सीपीयू से ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना, क्या कहते हो? जी सर। सीपीयू की तरफ से तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, प्रिंटर के प्रिंट निकालने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो वो यहाँ पर ये बात आ गई कि यहाँ पे सीपीयू का टाइम ज्यादा नहीं लग रहा। यहाँ पे जो टाइम ज्यादा लग रहा है वो किसका लग रहा है? इसका इसका इनपुट आउटपुट का। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। जी सर। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे क्या है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट। जब हम प्रोसेस जो है प्रायोरिटी दे रहा है तो वो रिसोर्स रिक्वायरमेंट में भी देता है कि कितनी रिसोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। विच रिसोर्स डज द प्रोसेस रिक्वायर एंड हाउ मैनी। तो क्या आपके पास वो रिसोर्स अवेलेबल है जो उसको रिक्वायर्ड है प्रोसेस को। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज आपने प्रिंट भेजा बट प्रिंटर है ही नहीं, तो प्रिंटर है ही नहीं तो उसको रिसोर्स प्रोवाइड कैसे करोगे। फिर उसके बाद द टर्न अराउंड टाइम, कितनी देर में वो फ्री हो रही है, उसका कितना वेटिंग टाइम है या फिर उसका कितना रिस्पॉन्स टाइम है। ये भी चीज़ डिपेंड करती है हमारे पास प्रोसेस के स्केजुलिंग के अंदर और प्रोसेस की प्रायोरिटी में। अच्छा, क्या प्रोसेस इंटरप्ट हो सकता है रनिंग करते हुए, ये भी चीज़ देखी जाती है। और वंस अ टास्क प्रोसेस हैज बिन गिवन अ प्रायोरिटी
इट कैन स्टिल बी अफेक्टेड बाय द डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। तो अब ये है कि अगर आपने टास्क को प्रायोरिटी दे दी है, तो क्या उसके बाद भी उसे विद इन अ गिवन डेडलाइन उस टास्क को कंप्लीट करना है? तो ये भी चीज़ देखनी पड़ती है। सीपीयू को कितना टाइम रिक्वायर्ड है प्रोसेस को चलाने के लिए, और कितना वेट टाइम और सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड है, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। और आखिर में क्या मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोसेसेस की, ये भी देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो प्रोसेस को प्रायोरिटी देते वक्त देखी जाती है। प्रोसेस को प्रायोरिटी देते वक्त देखी जाती है। नंबर वन, द कैटेगरी, कि किस तरह का है, ऑनलाइन है, रियल है, या बैच है। ठीक है। वो सीपीयू बाउंड है या इनपुट आउटपुट बाउंड है। उसको रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये देखा जाता है। कितनी देर में फ्री हो जाएगा वो, कितना उसका वेटिंग टाइम होगा, ये देखा जाता है। क्या वो इंटरप्ट हो सकता है, क्या उसमें इंटरप्ट आ सकता है, ये देखा जाता है। ठीक है। तो प्रोसेस को प्रायोरिटी देखे हुए इतनी सारी चीजें देखी जाती हैं कि प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना है, प्रोसेस को कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस इंटरप्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, प्रोसेस को अगर तुमने प्रायोरिटी दी है तो क्या स्टिल वो डेडलाइन को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें हमें यहाँ देखनी होती हैं। तो बताओ भाई, प्रोसेस स्केड्यूलर वाली बात समझ में आती है जी कि सर। प्रोसेस स्केड्यूलर में प्रोसेस को प्रायोरिटी देते हुए क्या क्या चीजें का ख्याल रखना पड़ता है। यस सर। अब आता है मेनली जो सवाल बनते हैं वो इन सब चीजों से आते हैं। प्रोसेस स्टेट्स की बात हो रही है कि एक प्रोसेस की स्टेट क्या हो सकती है। मैं तुम्हारी क्लास अभी ले रहा हूँ ना, दिस इज रनिंग। ठीक है। और लेने से पहले 5-10 मिनट पहले लैपटॉप खोल के नोट्स वोट्स निकाल के तैयारी कर लूंगा, दैट इज रनिंग। और उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, तो वो ब्लॉक स्टेट आ जाएगी। तो प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो एक प्रोसेस की 3 स्टेट्स होती हैं, रनिंग, रेडी और ब्लॉक्ड। कैन यू सी दैट, स्क्रीन पे आ रहा है? तो अब हम जो बात कर रहे थे, हमने बात की थी कि प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं। ठीक है। प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं। तो उसमें एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है कि ये सारा का सारा डाटा किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस टू रन। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऐसे समझ लो कि ये एक ऐसा एक ब्लॉक आ गया, इसको आपने कह दिया कि ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। इसमें सारा का सारा डाटा मौजूद है जो किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दिस कैन बी क्रिएटेड इन मेमोरी। ये जो क्रिएट होता है ये मेमोरी में क्रिएट होता है। कौन? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है, ये जो क्रिएट होता है ये मेमोरी में क्रिएट होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि पीसीबी क्रिएटेड इन मेमोरी। ठीक है। व्हेन डाटा नीड्स टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। तो डाटा को जब चलाना होता है ना, तो डाटा पहले से तैयार होना चाहिए। तो पीसीबी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या होगा, करंट प्रोसेस स्टेट, कि क्या जो तुम्हारा प्रोसेस ब्लॉक, ये जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, इसकी स्टेट क्या है। क्या ये रनिंग स्टेट में है, इज इट इन अ रनिंग स्टेट? तो इसमें 3 चीजें हैं, रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, और ब्लॉक स्टेट, ये इसकी 3 स्टेट्स होती हैं। अच्छा, प्रोसेस प्रिविलेज, सच एज विच रिसोर्स इट इज अलाउड टू एक्सेस। कौन सी रिसोर्स इसे अलाउ किया गया है कि ये एक्सेस करें। ठीक है। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जो चीज होती है वो होती है रजिस्टर की वैल्यूज। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमडीआर, ये सारे के सारे रजिस्टर्स होते हैं जो टेम्परेरली डाटा को होल्ड करते हैं और अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस होल्ड करता है, जब कोई प्रोसेस चलेगा तो उसमें मेमोरी का एड्रेस भी होगा। मेमोरी डाटा रजिस्टर डाटा को होल्ड करता है जो उस एड्रेस से आता है। एसीसी एक्यूमुलेटर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं
उन सबको परफॉर्म, उन सब की जो परफॉर्म कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होती है। तो फिर उसके बाद कहता है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर क्या होता है, प्रोसेस की प्रायोरिटी, एनी स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन, और कोई स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन जो है वो भी उसके अंदर होती है। ये सारी बातें हम किसकी कर रहे हैं बेटा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। होता कहाँ पर है, मेमोरी में होता है। स्टेट्स कौन सी होती हैं, रेडी, रनिंग, ब्लॉक। इसे पता होता है कि कितनी रिसोर्सेज जो है वो किसको देनी है। इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ही रजिस्टर की तमाम वैल्यूज भी मौजूद होती हैं। इस प्रोसेस ब्लॉक में प्रायोरिटीज भी मौजूद होती है। उसके बाद इस प्रोसेस ब्लॉक में ये भी होता है कि कितना सीपीयू का टाइम जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। आप लोगों ने डाटा को कॉपी होते हुए देखा है, तो लिखा हुआ आता है कि 5 मिनट्स रिमेनिंग, कॉपी होते हुए या डाउनलोड होते हुए देखा है। यस सर। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की वजह से ही तो पता चल पाता है कि डाटा कितने साइज का है और क्या स्पीड ऑफ अ बस है, ताकि वहां से वो एस्टिमेट करके बता देता है कि ये प्रोसेस इतनी देर में मुकम्मल हो सकता है। तो ये उसी की एग्जांपल है। जब आप डाउनलोडिंग होते हुए देखते हो डाटा को, तो लिखा हुआ आता है ना कि 1 GB का डाटा डाउनलोड हो रहा है, तो इतनी MB पर सेकंड पे हो रहा है और 3 मिनट में हो जाएगा। तो ये वही एग्जांपल है। ठीक है। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एक प्रोसेस आईडी होती है जो यूनिक होती है। ठीक है। तो वो हमेशा एक यूनिक आइडेंटिफाई के साथ काम करता है। तो ये तो हमने देख लिया कि प्रोसेस स्टेट जो होती है वो 3 तरह की होती हैं। तो आपको यहाँ नज़र आ भी रहा होगा कि कोई नया प्रोग्राम आया। ठीक है। तो नया प्रोग्राम आने के बाद सबसे पहले वो होगा रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट का मतलब है कि प्रोग्राम वेटिंग फॉर अ सीपीयू टाइम। ठीक है। उसके बाद फिर वो चला जाएगा रनिंग स्टेट में। जैसे रिले रेस होती है ना। तो रिले रेस के अंदर क्या होता है, एक भाग रहा होता है रनर। तो वो फिर जो है ना स्टिक जो है वो अपने आगे वाले को देता है। तो जो आगे वाले को देने लगता है तो वो रेडी स्टेट पे होता है, तैयार होता है उससे स्टिक लेने के लिए। फिर जैसे ही वो उसे स्टिक मिल जाती है तो वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। तो जब रेडी स्टेट होती है तो उसमें प्रोग्राम वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम, रेडी स्टेट में ये होता है। जब रनिंग हो जाती है तो प्रोग्राम वेट नहीं करता सीपीयू टाइम का, बल्कि प्रोग्राम सीपीयू में चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर इंटरप्ट आएगा तो प्रोग्राम दोबारा रेडी स्टेट में चला जाएगा। तो इसमें जो इतने सारे एरो बने हुए, ये इसी बात की इंडिकेशन है कि कोई नया प्रोग्राम आया, प्रोग्राम एडेड टू द रेडी क्यू, प्रोग्राम को रेडी क्यू में डाल दिया गया। अब प्रोग्राम इंतजार में है कि कब सीपीयू मुझे वक्त देगा। जब सीपीयू ने कहा आइए जनाब प्रोसेस होने के लिए आ जाइए, तो अब वो रनिंग स्टेट में चला गया और प्रोग्राम उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा। अब जब प्रोग्राम उसे प्रोसेस करना शुरू करेगा और एक वक्त आएगा कि वो मुकम्मल हो जाएगा, तो प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है या प्रोसेस टर्मिनेट भी हो सकता है। तो प्रोसेस फिनिश होने के लिए दो चीजें हैं कि या तो वो खुद कंप्लीट होगा या तो उसको बंद किया जाएगा। एक बात। और ऐसा भी होता है कि कोई प्रोग्राम ऐसा होता है जो रेडी से रनिंग में जाता है, फिर उसको ब्लॉक भी किया जाता है। तो देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है तो फिर थोड़ी देर के लिए प्रोसेस वेट्स फॉर एन इवेंट और इनपुट आउटपुट इज प्लेस्ड इन द ब्लॉक क्यू। तो ऐसा भी हो सकता है कि रनिंग स्टेट से कोई प्रोग्राम ब्लॉक क्यू में भी जा सकता है। ब्लॉक स्टेट प्रोग्राम वेटिंग फॉर एन इवेंट और इनपुट आउटपुट। समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई चीज चला रहे होते हो, अचानक से एक पॉपअप अपेयर होता है और आपकी अटेंशन मांगता है, तो इसका मतलब है जो आपका रनिंग स्टेट का काम होता है वो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। तो फिर आप उस इंटरप्ट को हैंडल करते हो। इंटरप्ट हैंडल होने के बाद फिर आप दोबारा से रेडी स्टेट में जाके फिर रनिंग में चले जाते हो। क्या ये बात यहाँ समझ में आती है? यस प्रोसेस सर। स्टेट्स सारी, सारे मोड्स हेयर, समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। अच्छा। अब इसके मेन जो पार्ट्स हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पे प्रोसेस स्टेट्स की हैं कि आप रनिंग से रेडी में जाते हो कैसे। रनिंग है, चल रहा है, प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम चल रहा है। ड्यूरिंग इट्स टाइम स्लाइस, उसको जो टाइम दिया उसमें वो चल रहा है। जब टाइम स्लाइस कंप्लीट हो जाएगा तो एक इंटरप्ट आएगा, बोलेगा तुम्हारा वक्त मुकम्मल हुआ, और फिर वो प्रोग्राम रेडी क्यू में डाल दिया जाएगा। वो मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि उसका टाइम स्लाइस मुकम्मल हो गया है तो फिर उसको रेडी स्टेट में डाल दिया जाएगा अनटिल, तब तक जब तक उसका नेक्स्ट टाइम स्लाइस ना आ जाए। एक एग्जाम्पल आ गई। अच्छा, ये पेपर का सवाल है, इस तरह से पूछता है वो। अच्छा, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट की एग्जाम्पल क्या है? रेडी से ये है कि एक प्रोसेस जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूलर,
वो उसे सीपीयू टाइम दे देगा कि भाई जाओ प्रोसेस हो जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया है। तो आप रेडी से रनिंग में चले जाओगे। रनिंग स्टेट में रनिंग हो रही है और अब ब्लॉक की तरफ आना है। तो प्रोसेस नीड्स टू कैरी आउट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, द ऑपरेटिंग सिस्टम scheduler places the process into block queue। तो द प्रोसेस नीडेड टू कैरी आउट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो रनिंग स्टेट ये था कि आपने कंट्रोल पी दबा के प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए पेज भेज दिया। तो रनिंग स्टेट से अब आप ब्लॉक स्टेट पे इसलिए आ गए कि अब सीपीयू का काम नहीं रहा। सीपीयू ने तो पेज भेज दिया है, अब काम प्रिंटर का है कि प्रिंटर उसको प्रिंट करेगा। आप कंट्रोल भी दबाते हो, नीचे लिखा हुआ आता है कि सेंडिंग टू द प्रिंटर। तो जब सेंडिंग टू द प्रिंटर हो गया तो उसके बाद आपका सीपीयू जो है वो ब्लॉक स्टेट में आ गया, क्योंकि अब सीपीयू को प्रोसेसिंग नहीं करनी है, अब तुम्हारे इनपुट आउटपुट को प्रोसेसिंग करनी है। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, यस सर। फिर आ गया ब्लॉक स्टेट। ब्लॉक स्टेट से अब रेडी में जाना है। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट रिसोर्स। अब क्या है, ब्लॉक्ड स्टेट ये थी कि अब सीपीयू काम नहीं कर रहा था। तो अब क्या कर रहे हो आप, अब आप दोबारा से कोई नया पेज प्रिंट भेजने जा रहे हो। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ब्लॉक्ड स्टेट में थे, आपका सीपीयू काम नहीं कर रहा था। तो अब आप जब कंट्रोल पी करोगे या आप प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी दबाओगे तो आपका प्रिंटर सेलेक्ट होगा। तो जब आपका प्रिंटर सेलेक्ट होगा तो अब आप ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में आ गए कि अब आप उस प्रिंटर के जरिए कोई प्रिंटर भेजने जा रहे हो। तो इसमें यही कहता है कि प्रोसेस वेट करता है इनपुट आउटपुट रिसोर्स का, कि जैसे ही उसको इनपुट आउटपुट रिसोर्स मिलेगी तो वो ब्लॉक से रेडी स्टेट में चले जाएगा। तो फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो रेडी होता है कंप्लीट होने के लिए बाय द प्रोसेस। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होगी? यस सर। ठीक है। हमजा और सारे? हाँ जी सर। अच्छा, स्केजुलिंग एल्गोरिथम चार तरह से होते हैं। पहले आइए, पहले भाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग। ये तो मैंने एग्जाम्पल दी थी ना रोटी की, कि आप रोटी की लाइन के अंदर खड़े हैं, तो जो पहले आया पहले उसको रोटी मिलेगी। दूसरी एग्जाम्पल, कोई पहले आने वाला बंदा है, उसके पास वो कहता है कि भाई मुझे 50 रोटी चाहिए, लेकिन जो बाद में बंदा आया वो कहता है यार मुझे बस 2 रोटी ही दे दो। तो उसकी 2 रोटी का मतलब है उसकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, वो कहेगा चलो यार इसको टाइम कम चाहिए, इसको पहले दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केजुलिंग। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कम टाइम, उनको प्रोसेसिंग टाइम कम चाहिए होता है, तो उनको भी टाइम दिया जाए। या फिर चौथा होता है जिसको आप कहते हो राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में ये होता है कि हर प्रोसेस को आ, एक ही तरह का टाइम दिया जाता है। अब जैसे लोग रोटी लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो अगर 5 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, A B C D E, और सब अलग अलग रोटी लेने के लिए खड़े हुए हैं, जैसे ये वाला बंदा है इसको 7 रोटियां चाहिए, ये वाला बंदा है इसको 5 चाहिए, ये वाला जो है इसको 2 चाहिए, ये वाला जो है इसको 8 चाहिए, और ये वाला जो है इसको 1 चाहिए। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है, राउंड रॉबिन में सबको इक्वल टाइम स्लाइस दिया जाता है। तो इक्वल टाइम स्लाइस का मतलब है जब रोटी दी जाएगी तो 7 में से इसको भी 2 दी जाएगी, 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 इसको भी 2 तो नहीं चाहिए होगी तो इसको 1 दे दी जाएगी। तो अब होगा क्या कि 2 अगर इसको दी जाएगी तो इसकी 5 रह जाएंगी अभी, इसको 2 दी जाएंगी तो इसकी 3 रह जाएंगी, इसकी 5 रह जाएंगी। इसको जब 2 का टाइम स्लाइस दिया जाएगा तो ये अपनी 2 रोटी लेके निकल जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह इसको 8 चाहिए होंगे तो इसको भी 2 रोटी दी जाएगी, ठीक है ना। तो फिर इसकी 6 रह जाएंगी, और ये वाला 1 ले चुका होगा तो ये वाला प्रोसेस भी बाहर निकल आएगा। अब क्या होगा, अब दोबारा से जब आप घूम के वापस आओगे तो फिर 2 रोटियां दी जाएंगी, जब 2 रोटियां दी जाएंगी तो अब इसके पास 3 रह जाएंगी मजीद, या स्टिल अभी लाइन में ही रहेगा। और फिर इसी तरह जब यहाँ पर 2 दी जाएंगी दोबारा से यानी, तो फिर इसकी 3 में से 1 रोटी रह जाएगी, ये भी अभी लाइन में ही खड़ा रहेगा। ये वाला ऑलरेडी जा चुका है, फिर टाइम स्लैश दिया जाएगा इस वाले को, नीचे वाले को। तो इसकी कितनी रह गई थी, 6 रह गई थी, फिर इसको 2 दी जाएंगी तो इसकी 4 रह जाएंगी। फिर दोबारा टाइम स्लैश शुरू होगा, फिर 2 रोटियां दी जाएंगी ऊपर वाले को तो फिर इसकी 1 रह जाएगी। फिर ये जो नीचे वाला रह गया था 5 5 3, फिर इसकी 1 रह गई थी, फिर इसको 1 दे दी जाएगी 2 में से, ये वाला भी प्रोसेस से निकल जाएगा। फिर नीचे वाले को मजीद 2 रोटियां दी जाएंगी तो 4 से 2 पे आ जाएगी, इसकी 2 रोटियां रह जाएंगी। फिर अगली दफा जब हम जाएंगे तो इसको 1 चाहिए होगी तो इसको 1 रोटी का टाइम, 1 रोटी यानी 1 दे दी जाएगी, इसका टाइम स्लाइस मुकम्मल हो जाएगा, इसको 1 दे दी जाएगी, इसका टाइम स्लाइस मुकम्मल हो जाएगा। ये 2 रह गया तो इसको 2 दे दी जाएगा, इसका टाइम स्लाइस मुकम्मल हो जाएगा। तो राउंड रॉबिन के अंदर आप जो टाइम देते हो वो इक्वल टाइम देते हो। तो अब हम आ जाते हैं जरा डिटेल के अंदर अबाउट द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर अब आप यहाँ देख सकते हो P1 P2 P3 P4 4 प्रोसेसेस हैं, और बस टाइम का मतलब है कि उसको मुकम्मल होने में इतना इतना टाइम लगेगा। आप देख सकते हो पहला वाला 23 मिली सेकेंड ले रहा है, तो ये इसका यहाँ पे 23 पे मुकम्मल हो रहा है।
दूसरा वाला 4 मिली सेकेंड लेगा, तो 4 23 और 4 27 पे खत्म हो जाएगा। ये है P3 प्रोसेस नंबर 3। ये 9 मिली सेकेंड पे जाएगा, तो 27 और 9 36 होते हैं। ये 36वें सेकंड के ऊपर तीसरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, और 36 के बाद 3 मिलाओ 39। तो ये चौथा वाला प्रोसेस जो है वो 3 मिली सेकेंड लेके मुकम्मल होगा। तो ये उसने एग्जाम्पल दी हुई है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की स्केड्यूलिंग में जो हमारे पास स्टार्टिंग है, दिस विल गिव द एवरेज वेटिंग टाइम। तो पहले प्रोसेस को तो वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उसका वेटिंग टाइम 0 था। दूसरे प्रोसेस को शुरू होने के लिए 23 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा, तो ये 23 है। फिर अगले वाले को, जो पी कौन सा है, 3 है, P3 को स्टार्ट होने के लिए, P3 स्टार्ट हो रहा है 27वें सेकंड से, तो उसको 27 सेकंड लगेंगे। और P4 की शुरुआत हो रही है 36 सेकंड से, तो उसको 36 सेकंड लगेंगे शुरू होने में। तो इन सबको मिला मिला के अगर करोगे, 23 और 7 27 50 हो जाएंगे, 50 और 3 36 86। 86 को 4 से करोगे तो 21.5 मिली सेकेंड तुम्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से प्रोसेसिंग टाइम मिलेगा, एवरेज वेटिंग टाइम मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तेजी से तो नहीं पढ़ाया, आराम से समझ में आ गई? 4 प्रोसेस हैं, सबके अपने अपने अलग अलग टाइम है, हर का अपना एक अलग वेटिंग टाइम होगा। उसको सबको ऐड अप करके आप डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस करोगे, तो आपके पास एवरेज टाइम आ जाएगा। सारे हमजा बताओ बेटा, आ रहा है समझ में? हाँ यस जी सर। जी। यार, आसान था ये हो गया हाँ पहला वाला। आते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। तो अब यहाँ पे कहता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो नॉन प्रिमिटिव है, फ्लेक्सिबल है। देखा था ना, प्रिमिटिव जो होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो और नॉन प्रिमिटिव जो है वो, प्रिमिटिव इज नॉट द फ्लेक्सिबल वन, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था। यहाँ पर हम देख रहे थे ये वाली बात, कि एक हमारे पास कह रहा है कि SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये नॉन प्रिमिटिव है। तो नॉन प्रिमिटिव कौन सा होता है? नॉन प्रिमिटिव वो ज्यादा होता है, रिजिड वाला होता है सर। रिजिड वाला होता है। इसमें रिसोर्स जब तक मुकम्मल नहीं होती है, जब तक वेटिंग स्टेट में नहीं जाती, तब तक वो करता रहता है। तो एक तो ये छोटा सा पॉइंट याद रखना कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम प्रिमिटिव है, रिमेनिंग टाइम वाला प्रिमिटिव है, और जॉब फर्स्ट वाला नॉन प्रिमिटिव है। अच्छा, तो ये वाली बात आ गई। कहता है कि वही सेम प्रोसेस अगर हम शुरुआत करें, और बस टाइम उनका गिवन है कि पहले का 23 मिली सेकेंड, दूसरे का 4, तीसरे का 9, और चौथे का 3। तो कहते हैं विथ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट द प्रोसेस रिक्वायर द लीस्ट सीपीयू टाइम। अब ऊपर देख के बताओ कि इसमें से लीस्ट सीपीयू टाइम किस वाले को चाहिए? P1 23 है, P2 4 है, P3 9 है, P4 3 है। छोटा कौन है जिसको P4 कम टाइम? सर। P4। P4, तो P4 पहले प्लेस कर दिया गया। सारे में P2 कैसे होगा? P2 को तो 4 मिली सेकेंड चाहिए, 4 मिली सेकेंड से छोटा P4 का 3 मिली सेकेंड है, सही ना? हाँ, ये वाली बात आ गई। फिर हाँ देखते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो P4 जो था उसका 3 मिली सेकेंड था, और फिर उसके बाद कौन सा है, 3 से बड़ा कौन सा है? 4 मिली सेकेंड। वो कौन सा वाला है? P2, सही कर रहा हूँ? और 4 से बड़ा था 9, 9 किसका था? P3 सर। P3 का 9 था। और P1 का ज़्यादा था, दैट इज 23। तो इसने यहाँ पे यही किया कि P1 का 3 मिली सेकेंड का था, इसको पहले निपटाया, P2 का 7 था, इसको निपटाया, P3 का 9 था, उसको निपटाया, और इसका ये था, इसको निपटाया। तो एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस विल बी, पहले वाले P4 का तो प्रोसेस टाइम 0 ही था ना, क्योंकि वो तो फौरन से शुरू हो गया था। और इसके बाद जो P2 था, P2 को शुरू होने में 3 सेकंड लगे। देख लो, P2 की शुरुआत जो हो रही है वो 3 सेकंड बाद हो रही है, 3 मिली सेकंड। P3 की शुरुआत हो रही है 7 मिली सेकंड बाद, और P4 की शुरुआत हो रही है 16 मिली सेकंड बाद। तो अब इसको ऐड अप करोगे इनके टाइमिंग्स के हिसाब से, तो ये 6.5 में मुकम्मल हो रहा है। पिछला वाला हमारे पास 21 के हिसाब पे चल रहा था वेटिंग टाइम पे। यहाँ पे जो वेटिंग टाइम है वो 6.5 हो जाएगा, क्योंकि छोटे टाइम को छोटे प्रोसेस को पहले निकाल दोगे तो डेफिनेटली काम कम हो जाएगा। ये वाली बात। अच्छा, क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? शॉर्टेस्ट ये वाला था विद द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिस जॉब यानी शॉर्टेस्ट जॉब जिसकी है उसको पहले दिया जाएगा। अब हम आते हैं कि विद द शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग
द process are placed in a ready queue as they arrive, but when process with a short burst time arrive, the existing process is removed from execution. तो अब ये कहता है कि P1 था, उसको 23 का टाइम चाहिए था और वो 0 पे आ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 23 के बाद P2 जो है, ठीक है, अराइवल ऑफ प्रोसेस, तो वो जो है चौथे 4 उसका बर्स्ट टाइम था, अराइवल ऑफ अ प्रोसेस, वो यहां से हम देखते हैं जरा। तो इसमें P1, इसको बस इसको भी याद रखो कि सबके बर्स्ट टाइम कितने हैं। 0, P2 का 4 था, P3 का 9 था और P4 का 3 था। ठीक है, तो अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस का मतलब है, अब यहां से शुरू करते हैं कि P1 P2 में क्या कहता है कि P1 जो था यहाँ पे, P1 का अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस 0 था, P1 0 के ऊपर आया, P1 0 के ऊपर आ गया। ठीक है, और फिर हम करते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वाला। ठीक है, फिर पहले के ऊपर, क्योंकि उसने बोला होता क्या है कि प्रोसेस रेडी क्यू में डाल तो दिया जाता है, बट व्हेन अ प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बस टाइम अराइव। अब P1 का बस टाइम 23 था, लेकिन अगले ही लम्हे P2 का बस टाइम 4 था। अब अगर 4 आ गया तो इसका मतलब है जो P1 की प्रोसेसिंग थी वो रुक दी जाएगी और P4 की शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ लो, वो यही बात कह रहे हैं ना कि यस आप सर। पहले प्रोसेस को रेडी क्यू में डाल देते हो, लेकिन अगर उससे कोई छोटे वाला आ जाएगा ना, तो फिर इस वाले को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा, इस वाले को रोक दिया जाएगा, तो फिर दूसरे पे काम करना शुरू किया जाएगा। अब दूसरे पे जब काम करना शुरू किया जाएगा, दूसरा 4 था, तो 4 छोटा है स्टिल, 4 छोटा है। तो अब जरा एक चीज पे गौर करना कि P1 0 पे शुरू हुआ और अगले ही सेकंड के ऊपर जो शॉर्टेस्ट था P2, जिसको चाहिए था 4, 4 का बस टाइम चाहिए था, तो जैसे ही वो आया तो P1 रुक गया। यहाँ देख लो, ये जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, अब ये तुम्हारे पास P2 आ गया जिसको 4 का बर्स्ट टाइम चाहिए। तो अब ये चला, यानी 1 2 3 तक तो ये चला। 1 2 3 चलते चलते ये वाला जो था तुम्हारे पास, दैट इज P4, जिसका बर्स्ट टाइम 3 मिली सेकेंड था, ये आ गया, तीसरे सेकंड पे ये आ गया। तो अब जाहिर है इसका 4 था, इसका 3 है, तो 3 वाला छोटा हुआ ना, तो अब P2 को भी छोड़ दिया जाएगा, अब P4 पे चलना शुरू हो जाएगा। अब P4 जब चलेगा तो ये 3 अपना पूरा मुकम्मल करेगा। क्या P4 अपना 3 मुकम्मल कर रहा है, 3 से लेकर 6 तक? क्या इसने अपना पूरा 3 मिली सेकेंड मुकम्मल कर लिया? क्योंकि जी सर। P4 से छोटा मजीद टाइम कोई नहीं ले रहा, क्या ये बात है? यस तो सर। P4 मुकम्मल कर गया। जब P4 मुकम्मल करेगा तो ये वापस अपने P2 की तरफ आएगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि अभी मजीद बड़ा तो नहीं मिला है ना। यानी P4 के बाद जो छोटा था वो कौन था, वो P2 था। फिर ये P2 की तरफ वापस आएगा। P2 कितना चल चुका था, 1 2 3 2 सेकंड चल चुका, 2 ms चल चुका था ये, बताओ जरा मुझे, सारिम यस सर। और जुहेर, समझ में आ रही है बात? हाँ P4 ने बिल्कुल। अपने 3 मिली सेकंड मुकम्मल किए, P2 2 चल चुका है और P2 को मजीद कितने चाहिए बताओ? जुहेर, आवाज आ रही है बेटा, क्लास में हो? हाँ जी जी, मैं सोच समझ रहा हूँ। आ रही है बात? देखो, हम्म, P1 शुभ से शुरुआत हुई, लेकिन 1 सेकंड मुकम्मल होने के बाद जब P2 आया तो P2 P1 से कम टाइम में ले रहा था, P2 की शुरुआत हो गई। P2 2 मिली सेकंड चला है तो फिर P4 आ गया, क्योंकि P4 का टाइम सबसे छोटा था। तो P4 को जो 3 मिली सेकंड का टाइम चाहिए था उसने अपना मुकम्मल किया 3 से लेकर 6 तक में। अब हम वापस आ गए P2 के अंदर, P2 अपना 2 मुकम्मल कर चुका था, तो P2 को मजीद कितना चाहिए? P2 4 में से, P2 अपने बस टाइम 4 में से 2 पहले ही मुकम्मल कर चुका है, तो इसको मजीद कितने चाहिए? 2। तो अब P2 अपने 2 मुकम्मल करेगा, P2 ने अपने 2 मुकम्मल किए, P2 ने अपने 2 मिली सेकेंड मुकम्मल किए, कर लिया। तो ये 2 मिली सेकेंड मुकम्मल कर लिया। अब 2 मिली सेकेंड मुकम्मल करने के बाद अब आपके पास P3 ही बचता है, क्योंकि अभी 9 सेकेंड मुकम्मल नहीं हुए। नहीं, कितने हो गए होंगे ना, 4 3 7, और हाँ, अब हम यहाँ जो पहुंच गए, हम ये पहुंच गए 8 के ऊपर, अभी हम 8 पे खड़े हुए हैं, वी आर हेयर एट 8। ठीक है,
तो 8 मिली सेकेंड में P2 तो अपना मुकम्मल कर चुका है और P4 भी अपना मुकम्मल कर चुका है। अब जब चौथे सेकंड के ऊपर P3 आएगा तो P3 का जो बर्स्ट टाइम होगा, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो 9 मिली सेकेंड होगा। तो P2 P4 मुकम्मल कर चुके हैं, इसका 9 मिली सेकेंड है, क्योंकि 9 स्टिल 23 से छोटा है। तो 8 से लेकर 17 तक P3 अपना 9 मिली सेकेंड मुकम्मल करेगा। अब आती है बात समझ में? क्या ये बात समझ में आ रही है, बताओ भाई। यस सर। अच्छा, अब जी सर। हमारे पास रह जाता है 17 से 39 क्यों दे रहा है, ये कोई बताएगा? 17 से 39 में कितने का फर्क होता है? 17 और 39, 22 सर। है ना? तो वो तो 23 ले रहा था, तो क्या वजह है? सर 1 सेकंड वो प्रोसेस तो किया था ना, 1 मिली सेकंड जो था। वेरी गुड, ये 22 मिली सेकेंड ले रहा है, ठीक है। तो अगर तुम ये वाली जगह पे नजर दौड़ाओ, तो P1 1 मिली सेकेंड यहाँ भी तो चला था ना, तो इसने अपने 22 मिली सेकेंड करके यहाँ पे कर लिया। अब जरा गौर देखना कि एवरेज वेटिंग टाइम हर प्रोसेस को कितना लगा है। P1 को आने में तो 0 लगा था, सही है। अच्छा, जो नेक्स्ट था दैट इज P2। P2 जो है, उसको कितना टाइम लगा है? P2 बेसिकली एक ये समझ लो कि P2 एक 6 पे आया था, ठीक है, और फिर ये वाले 3 पे, ठीक है ना। 6 - 3 करना होगा, इसलिए 6 - 3 करना होगा कि 3 से लेकर 6 तक तो P4 चल रहा था ना। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जैसे P2 जो चला है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला है, ऐसे ही है। उसमें ये मुकम्मल हुआ है, P2 यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल हुआ है। उसमें से ये वाला जो टाइम है ये P4 खा गया, तो इसलिए 6 - 3 कर देंगे ना, कि इसमें से 3 से लेकर 6 सेकंड तक तो P4 के थे, तो आपने 6 में से 3 माइनस कर दिया, ये P2 का टाइम आ जाएगा। लाइक P2 को जो लगा वो 3 मिली सेकेंड का टाइम लगा वेट करने में। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। सारिम और जुहेर, आप बताओ। हाँ जी सर, समझो। देखो सारिम, ये जुहेर, P1 0 पे शुरू हुआ, 0 लिख दिया। P2 को जो टाइम लगा, P2 स्टार्ट हुआ था पहले मिली सेकंड से, बट पहले मिली सेकंड से लेकर जो वो 8 पे खत्म हुआ है, उसमें 3 से लेकर 6 तक, 3 से लेकर 6 तक P4 इन्वॉल्व था। तो वो 6 - 3 करके 3 मिली सेकंड P4 के निकाल दो, है ना? ये आ गया। अब आते हैं हम P3 की तरफ, ठीक है। P3 के अंदर क्या हुआ है? P3 की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? 8 से लेकर हुई है, ठीक है। जी। अब ये कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है ना, तो एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ प्रोसेस। अब जो थर्ड के लिए हुई है, इसमें क्या क्या चीजें माइनस हुई हैं, देखो। 8 - 2, वेटिंग टाइम की बात हो रही है ना। हाँ वो 6 हाँ, 6। 6 तो आ रहा है, 6 आ कैसे रहा है, ये तो देखो पहले। ना, यहाँ P2 आया। अच्छा, अब जरा देखो इसको, यहाँ लिखा हुआ है अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस। तो P3 जो है वो आया 2 मिली सेकंड पे, अराइवल टाइम इसका 2 मिली सेकंड था, ठीक है। तो अब ये शुरुआत इसकी 8 से हुई, तो अब यहाँ पे तो 8 - 2 आपने लिख दिया। क्या ये बात समझ में आती है? यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना यस कि सर। अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस था वो 2 मिली सेकंड था, तो 2 पे आ गया था, ठीक है। बट क्योंकि P2 P4 ऑलरेडी प्रोसेस में थे, तो इसको जो बारी इसकी आई वो 8वें मिली सेकंड पे आई। तो 2 पे ये आ चुका था, तो 8 - 2 किया, तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम 6 मिली सेकंड का रहा। ऐसे ही है, क्या ये बात समझ में आती है? 2 पे ये पहुंच चुका था, लेकिन 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 4 से 6 में इसको जो है वेट करना पड़ा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये तो P3 वाली आ गई, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास ये आ रहा है ना P4, तो P4 17 पे तो आ गया था, और एक ये ऑलरेडी यहाँ मुकम्मल कर चुका था, P1 जो प्रोसेस है।
ठीक है, तो P1 का जो प्रोसेस है, तो 17 - 1 का मतलब है कि एक ये यहाँ ले चुका था, 17 में ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये 17 - 1 आया। तो अब आप जाके यहाँ पे देखोगे तो अब आपके पास मिलेगा 0 + 3 + 6 और +16। तो इसको जब आप करके डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपके पास अब मिलेगा 6.25, जो पिछले वाले से मजीद कम है। ऐसा ही है, देखो 6.25, 6.5 से कम है। यस सर। और इससे पहले जो आ रहा था वो 21.5 था। अब ये आएगा, स्क्रीन पे आ गया। तो अभी तक के हिसाब से जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था उसका वेटिंग टाइम एवरेज ज्यादा था। क्लियर आ रहा है समझ में? और शॉर्टेस्ट जॉब का सिक्स हाँ जी पॉइंट सर। फाइव उससे कुछ कम था। और अब जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वाला आया, इसका मजीद कम है। ये बता रही है समझ में? यस सर। अच्छा, अब आते हैं राउंड रॉबिन पे। राउंड रॉबिन पे याद वही रखना कि जो टाइमिंग्स है वो याद रखना। P1 23 टाइम ले रहा है, P2 4, P3 9, P4 3। इसको जरा लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा। P1, P2, P3, P4। तो अभी हमने जो देखा, हमारे पास जो बस टाइम आ रहा है फॉर P1, वो आ रहा है, कितना आ रहा है P1 का? 23। P2 का कितना आ रहा था? 4। P3 का कितना आ रहा था? 9। और P4 का कितना आ रहा था? 3। ये इसको याद रखना। अच्छा, ये वही है जो भी मैं डिस्कस भी कर रहा था पीछे। तो राउंड रॉबिन के अंदर ये होता है कि ना, जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, उन सबको टाइम स्लाइस जो होता है वो इक्वल दिया जाता है, जिसको क्वांटम कहते हो, क्वांटम यूनिट में देते हो। ठीक है। Once a process is executed during its time slice, it is removed and placed in the block queue. अगर आपने 4 सेकंड दिया हुआ है तो 4 सेकंड के बाद उसको वो ब्लॉक में डालेगा और फिर अगला वाला प्रोसेस क्यू के अंदर एंटर हो जाएगा और अपने टाइम स्लाइस में चलेगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ये इस तरह से चलता चला जाएगा। अब हमने शुरुआत की P1 की। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबको ना 4 4 मिली सेकेंड का दे रहे हैं। अगर आप देखो तो आपको नजर आएगा कि P1 को यहाँ पर 4 मिली सेकेंड, 0 से लेकर 5 तक का मिला। 5 5 का दे रहे हैं। चलो, यहाँ पर जो टाइम स्लाइस दिया जा रहा है वो सबको 5 मिली सेकेंड का दिया जा रहा है। आप देख सकते हो P1 0 से लेकर 5 तक चला, 5 मिली सेकेंड तक चला। और P1 का टोटल कितना है, जरा याद करो। P1 का टोटल कितना था? 23 सर। 23 था। तो 5 5 तक चलेगा अभी वो, क्योंकि फिर टाइम स्लाइस 5 मिला है। तो P1 के बाद अब P2 आ जाएगा। P2 का कितना था भाई? P2 का कितना है? क्या कहते हैं, 4 था ना 4। सर? 4 था। तो 5 दिया गया है, 4 में अगर मुकम्मल हो जाएगा तो वेट तो नहीं करेगा ना, मतलब 4 में अगर मुकम्मल हो गया तो वो अगले को ले लेगा। तो P2 ने अपना 4 मुकम्मल किया। क्या ये बात मानते हो? ये बात समझ में आती है? यस सर। इसने मुकम्मल कर दिया। अब P2 के बाद किसको मिलनी है अगली बारी? P3 को। P3 को भी अपना 5 मिला। P3 को टोटल कितना चाहिए? 9। 9 में से 5 मिल गया। P3 का रिमेनिंग अभी कितना बचा? 4। P1 23 में से 5 चला गया, इसका कितना बचा? 18। बात समझ लो। और ये 4 वाला था, इसको 5 दिया जा रहा था, 4 आ गया, उससे कम, तो ये करके मुकम्मल हो चुका। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। सही हाँ है। जी सर। P4 पे आ गए। P4 को कितना चाहिए था? 3 चाहिए था। 5 आप दे रहे थे, वो अपना 3 करके निकल जाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली दो प्रोसेस तो तुम्हारे मुकम्मल हो गए। P2 निकल गया, P4 निकल गया। अब तुम्हें P1 का 18 करना है। तो 17 और 5 22, मतलब P1 को तुमने 5 दे दिए, P1 अपना मुकम्मल कर गया। अब जो निकल चुके हैं वो कौन कौन से निकल चुके हैं, ये बता दो। कौन कौन निकल चुका है? सर P2 निकल चुका है। P2 और P4 निकल चुका है, ऐसा ही है। तो अब हमारे पास P1 ने मजीद 5 लिए, तो ये भी इसने मुकम्मल अभी P1 ने 5 लिए, मुकम्मल ही हुए हैं, क्योंकि P1 के 5 और 5 मिला के P1 के 10 हुए हैं अभी यहाँ पर। ऐसे ही है ना? 18 में से मजीद 5 करोगे तो 13 बचेंगे। 13 23 में से निकले तो 10। अभी उसको टाइम मिला है। अच्छा, P3 के हमारे पास 4 बज गए थे। तो 5 का तो गिवन है, लेकिन वो 4 ही इस्तेमाल करेगा जितना उसको चाहिए। तो P3 ने अपने 4 लिए और P3 भी मुकम्मल हो गया। P3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, है ना?
P4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि P4 को तो टाइम ही 3 मिली सेकेंड था, कम था। और P2 को भी 4 चाहिए था, तो P2 अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। बात आ रही है समझ में बच्चों? तो सब अपने हाँ अपने करके सर। मुकम्मल कंप्लीट होके निकल गए। अब तुम्हारे पास जो 13 बचा था, तो 26 से लेकर 5 ये हो गया, 31 से लेकर 5 ये हो गया, 5 और 5 10, और 36 से लेकर 39 तक 3। तो 5 5 3 ये अपना मुकम्मल हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ये तो आसान था। ठीक है। अब ये कह रहा है, ये तो हो गया। अब ये कह रहा है कि जो P1 था, इसको वेटिंग टाइम कितना पड़ा, इसको वेटिंग टाइम कितना पड़ा। अब इसका वेटिंग टाइम देखते रहो, कि वेटिंग टाइम का मतलब ये है कि 0 से लेकर 5 तक तो ये हो गया था। 5 से लेकर 17 तक, ठीक है। एक इंतजार इसने यहाँ किया, P1 ने, ऐसा ही है। तो यस ये सर। एक इंतजार इसने यहाँ किया, और उसके बाद ये हो गया 5 से लेकर 17 तक वाला, तो ये तो 12 मिली सेकेंड का इंतजार ये था इसका। और इसने फिर 22 से लेकर कितना हुआ, 26 तक, P1 ने एक इंतजार ये भी किया, ऐसा ही है। तो 16, 12 4 16, क्या 16 मिली सेकेंड का टाइम इसको वेट करने में लगा? ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, कि 12 इसको यहाँ लगा है, गौर से देख लो ये, कि P1 होने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 5 से लेकर ये जो आ रहा है 17, तो 12 आया यहाँ पे, 12 का ये टाइम लगा, और 26 में से 22 गया, 4 बचा। तो 16 मिली सेकेंड का टाइम इसको लगा इंतजार में। जुबेर आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। आ रहा है, अच्छा। P2 पे दो, P2 ये खड़े हुए हम। P2 का जो वेटिंग टाइम था, P2 5 से शुरू हुआ था, सही है ना? तो P2 का वेटिंग टाइम 5 ms आ गया, समझ लो भाई। P2 5 मिली सेकेंड से शुरू हुआ है, तो इसका वेटिंग टाइम 5 मिली सेकेंड हो गया। यस सर। P3 शुरू हुआ है, P3 कहाँ से शुरू हुआ है? 9 मिली सेकेंड से सर। 9 से तो शुरू हुआ था, तो 9 तो इसका ये मिला, और उसके बाद मजीद बीच में भी उसको टाइम लगा ना। देखो 9 से तो वो शुरू हुआ है, 9 से शुरू होने के बाद थोड़ा सा चला है, फिर 9 के बाद 14 से लेकर 22 तक पे भी तो उसको वेट करना पड़ा यस सर। है ना? तो 9 और 8 कितना होता है? आओ कैलकुलेट करते हैं। 9 और 8 17 नहीं होता? यस सर। देखो, 9, P3 जो है वो 9 सेकंड से शुरू हुआ, तो 9 सेकंड का तो इंतजार इसका ये आ गया। फिर इसके बाद P3 को मजीद जो इंतजार करना पड़ा, वो करना पड़ा 14 से लेकर 22 तक। तो 14 और 8 22 होता है ना, तो 9 और 8 मजीद 8 सेकंड करना पड़ा उसको। इस वाले को अगर काउंट करो, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक का सफर कितना बन रहा है बताओ? 14 से 22 बन रहा है, तो यस 14 से सर। लेकर 22 तक में 8 गया, तो इसको 17 मिली सेकेंड इंतजार करना पड़ा, तो इसका 17 आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका 5 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 17 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और सर। P4 की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी? 14 मिली सेकेंड से, तो इसको 14 मिली सेकेंड का इंतजार करना पड़ा, इसका वेटिंग टाइम 14 था। अब इन सबको मिला लो, 16 5 17 14, तो तुम्हारे पास जो है वो 4 डिवाइड बाय 4 करके 13 मिली सेकेंड का पड़ा। तो अभी अगर आप देखो, तो आपने 4 स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम देखे, तो 4 स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो सबसे कम टाइम है वो किसको मिल रहा है? ये कैलकुलेट करने के लिए आता है इस तरह से, बताओ। तो सबसे पहले जो हमने देखा था, वो हमने किया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कैन यू सी दैट? फर्स्ट कम हाँ फर्स्ट सर्व। जी सर। फिर इसको 21 मिला था, फिर हमने शॉर्टेस्ट जॉब को किया 6.5, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वाले को किया 6.25, और राउंड रॉबिन को किया, तो हमें मिला 13 ms। तो उस हिसाब से जो सबसे बेस्ट परफॉर्म किया यहाँ पर, वो किसने किया? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वाले ने सर। ठीक है। तो अब तक के जितने हमने किया उसके अंदर इसने जो है वो काम किया। तो ये खैर वेरी करता है। तो आपके पास कैलकुलेशन के ही सवाल आएंगे, तो फिर उसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह क्लास। तो कल भी हम 3 बजे कर लेंगे क्लास। तो इसके बाद इसके पास पेपर के क्वेश्चन, और बहुत छोटा मोटा कुछ रह जाएगा, तो ये करके कल ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा हमारा। समझ में आती है बात? यस सर। ठीक है। तो कल 3 बजे फिर इंशाल्लाह करते हैं क्लास, जी। और फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।